नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नारद मुनि लाइव में। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में खेलों और खिलाड़ी को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट पर काम करना होगा। साथ ही क्लब कल्चर को फिर से डेवलप करना होगा। यह कहना है आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद का। लंबे समय बाद भोपाल प्रवास पर आए मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईपीएस अफसर यशोवर्धन आजाद से नारद मुनि लाइव के एडिटर इन चीफ जुबेर कुरैशी ने कई मुद्दों को लेकर 1-to-1 चर्चा की। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में। मैं हूं आपके साथ जुबेर कुरैशी। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन उनका नाम पूरी दुनिया में बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं आईबी के रिटायर्ड स्पेशल डीजी यशोवर्धन आज़ाद से। आज हम से बात करेंगे जो खेल प्रेमी भी हैं और खेल को लेकर हमेशा से खेलों के बारे में सोचते हैं और खिलाड़ियों के बारे में सोचते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, काफ़ी लंबे समय बाद भोपाल आना हुआ आपको। सबसे पहला सवाल तो आपने जैसे बात चल रही थी आपसे हॉकी को लेकर, आप हॉकी को लेकर हमेशा और हॉकी के अलावा दूसरे खेलों को लेकर भी हमेशा चिंता करते रहते हैं। अभी भोपाल में जिस तरह से आपकी जानकारी मिली कि हॉकी को लेकर, हिंदुस्तान की हॉकी को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, हॉकी के बारे में तो क्रेडल ऑफ हॉकी कहा जाता था भोपाल को। और जब मैं यहाँ डीआईजी भोपाल था, मैं यहाँ एडिशनल एसपी भी रह चुका हूँ, एसपीसी और भी रह चुका हूँ। सो भोपाल से हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। और मुझे याद है जब ऐशबाग स्टेडियम में टर्फ का ये लगाया गया था और वहाँ पे जो मैचेस होते थे तो उसमें गज़ब का उत्साह था और गज़ब की एक तरह की लोगों में एक तरह की फीलिंग थी कि भोपाल जो हॉकी के लिए जाना जाता था वो पूरे देश में और इंटरनेशनली भी ज़्यादा नोन हो। मुझे अभी ये पता लगा कि हॉकी के लीग्स ख़त्म हो गए हैं, क्लब्स ख़त्म हो गए हैं। उसको सुनकर दुख हुआ और ये पता लगा कि एकेडमीज़ जो हैं वो इसे चला रही हैं। मेरे ख्याल से कम 10-12 क्लब को पुनर्जीवित कर लीग शुरू करना चाहिए, बिकॉज़ जो रियल टैलेंट है वो वहीं से निकलते हैं। और मुझे खुशी है कि समीर दाद ऐसे अच्छे प्लेयर को कोच लगा लिया गया है। लेकिन हॉकी तो जन्मती है ज़मीन से, और वो ज़मीन जो है आप देख सकते हैं टैलेंट को स्कूल में, कॉलेज में, और अनलेस कि आप लीग को ठीक तरह से वो क्लब कल्चर शुरू नहीं करेंगे तो असल हॉकी उभरेगी नहीं। बिकॉज़ हॉकी ऊपर से ट्रेनिंग से नहीं आती है, वो नीचे से ही आती है। सर, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश भी रहे हैं। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम के साथ सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में कई देशों का दौरा भी किया। भारतीय क्रिकेट टीम के साथ कई देशों का दौरा भी किया। खासतौर से पाकिस्तान भी जब गए थे तो पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम था। कहा जाता था कि उस टाइम में इंडिया टीम जब पाकिस्तान गई थी तो सबसे पहले सर वहाँ जाके पूरी स्थिति का आकलन करके लेके आए थे। सर, पाकिस्तान के साथ इंडियन टीम के जो थी आपका साथ काफ़ी करीबी संबंध रहा है, आप सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहे। अब चूंकि जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के साथ, क्रिकेट एक तरह से बंद है, क्या मानते हैं? देखिए, वो 2004 का जो टूर था वो ऐतिहासिक टूर था। सौरभ गांगुली की टीम थी, बहुत ही अच्छी टीम थी, और पाकिस्तान के लोग भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे याद है जब मुझे भारत सरकार ने एक टीम के साथ भेजा, उसका नेतृत्व करके, कि वहाँ जाके पूरे पाकिस्तान के इलाकों को देखें, वहाँ के स्टेडियम्स को देखकर सुरक्षा का आंकलन करें और वहाँ के शीर्षस्थ अधिकारियों से भेंट करके एक रिपोर्ट भेजें कि खेलने लायक स्थिति रहेगी कि नहीं। क्योंकि 15 साल बाद ये क्रिकेट के मैचेस की शुरुआत होने वाली थी एक बार फिर से। तो वहाँ कर जाके जो अनुभव हुआ, एक तरह से तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई। वहाँ के जो जाकिर खान साहब थे, जो बहुत अच्छे सीईओ थे वहाँ पे, इमरान साहब के कुछ रिलेटिव ही थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पूरा इलाका दिखाया, पूरे स्टेडियम्स दिखाए, और वहाँ पे मुझे याद है लाहौर में डीआईजी डुग्गर थे, उन्होंने बहुत ही इज़्ज़त दी। और एक पुलिस अधिकारी के नाते उन्होंने एक पुलिस द्वारा एक विशेष स्वागत भी हमारा कराया। तो जब स्थिति का आकलन के बाद जब हमारी टीम गई तो वाकई सुरक्षा का कवच इतना मजबूत था कि कोई भी घटना नहीं हुई। और कुछ ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बावजूद हम ने वहाँ पर इस तरह का एक इंतज़ाम किया कि टूर बहुत ही अच्छा निकल गया। मैं समझता हूँ कि आज के माहौल में पाकिस्तान से खेलना मुश्किल है, क्योंकि
पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। बाबर आजम एक बहुत अच्छे एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं और विराट कोहली के टक्कर में आ रहे हैं, बल्कि बेहतर कर रहे हैं अभी तो। और उनके बॉलर्स भी एक से एक हैं। जो उनका बॉलिंग पेयर है वो परहैप्स आई थिंक बेस्ट पेयर होगा अभी। लेकिन दिक्कत ये है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अभी इतने बिगड़ चुके हैं कि स्पोर्ट्स करना भी मुश्किल ही हो। लेकिन सर कहा जाता है कि खेल दो रिश्तों को बढ़ाता है, दोस्ती को बढ़ाता है, खेल दिलों को जोड़ता है और खेलों में राजनीति या सियासत नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि एक अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन है तो ये खेल का मामला है, ये राजनीति नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, तो खेल एक दूसरे के संबंध, एक दूसरे के देशों के लोगों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, मैं इस बात का हामी हूँ कि बातचीत का दौरा चलते रहना चाहिए। या मेरा कहना है कि अगर आप बातचीत सुरक्षा विषयों पे या देश में भी अगर नहीं करें तो जैसे जो अर्थव्यवस्था है, ट्रेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, खेल है, ये चलते रहना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप आज क्रिकेट कराएं पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान को, तो वहाँ पे पाकिस्तान भी तो ध्वस्त है सारे अपने टेररिस्ट ग्रुप से, और एक से एक तहरीके तालिबान से लेके सारी फोर्सेस हैं जो कि वहाँ पे कुछ भी कर सकती हैं। तो उस समय में ये जिम्मेवारी लेना मुश्किल होगा। दूसरी बात ये है, अगर पाकिस्तान की टीम यहाँ खेलती है तो मैं समझता हूँ पुलिस का पूरा सुरक्षा तंत्र जो है उसी में लग जाएगा, और अगर हम तीसरे देश में करें तो उसमें मज़ा नहीं आता। और इसलिए मैं कहूँगा कि अभी करना मुश्किल है, व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से। सर आप हमेशा चुनौती भर रहे पदों पे रहे, हमेशा आपके सामने चुनौती रहे, चाहे आप आईबी में स्पेशल डीजी रहे हों, डायरेक्टर रहे हों या केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे हों। किस तरह की चुनौती रही जब आप केंद्रीय सूचना आयुक्त थे? किस तरह की आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन में सूचनाएँ आती थी? ये तो आपने बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्य ही ये है कि देश में एक ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी लाना, यानी कि सब कुछ हमारे प्रजातंत्र में पारदर्शी हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे प्रजातंत्र में जितनी भी कार्रवाई सरकार करती है उसको लोगों के समक्ष लाना। तो जो प्रश्न पूछे जाते थे हमारे में, चाहे वो स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते थे जिसका जवाब नहीं देना चाहती थी हॉकी इंडिया, और लॉयर्स को कितने फ़ीस दिए गए उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती थी, और कितने हमने केसेस में मैंने तो रिक्यूज़ किया, क्योंकि कीर्ति आज़ाद मेरे भाई के एक प्रश्न थे उसमें तो न मैं बीसीसीआई के प्रश्न लेता था, न मैं हॉकी इंडिया के प्रश्न लेता था। लेकिन आपने जो पूछा वो बड़ा सही है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त की हैसियत से मैंने ये देखा कि बहुत सारी जानकारी अब लोगों को मिल रही है, पारदर्शी हो गया है हमारा सिस्टम। लेकिन अभी भी 30% ऐसे अधिकारी हैं जो जानकारी नहीं देते हैं और एक सिस्टम को उसी पुराने ढर्रे पे ले जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ उसकी क़यावत थोड़ी लंबी है और इसमें समय लगेगा। सर एडिशनल आईबी में स्पेशल डायरेक्टर भी रहे हैं आप, तो उस समय किस तरह की चुनौतियाँ थी अब और उस समय में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं तो आईबी स्टेट में रह के गया, यहाँ मैंने 3-4 जिलों की कप्तानी की, फिर डीआईजी भोपाल रहा। इस प्रदेश से जितना मुझे लगाव है और ख़ासकर भोपाल से शायद किसी और प्रदेश से नहीं है, और इसलिए मैं तो अनुग्रहित हूँ कि जितना मुझे यहाँ सम्मान मिला और आप ऐसे लोगों ने हमारी बराबर हमारी याद रखा, और अभी भी आता हूँ तो मिलते हैं। आईबी में जाके बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि ऐसा है कि 97 में जब मैं आईबी में गया तो एक नई दुनिया देखने को मिली। पहले आप स्टेट के स्तर पे कार्य करते हैं, आईबी में रह के आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं। कितनी बार मैं विदेश गया, टीम्स लेके गया, वहाँ की मीटिंग हुई, तो जितना एक्सपोजर मेरा आईबी में हुआ वो शायद कभी नहीं होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता था। सर एक अहम सवाल है कि आपकी बैच के थे 78 बैच के, आप आईपीएस अधिकारी रहे, आपकी बैच के थे नंदन दुबे साहब जो मध्य प्रदेश के डीजीपी भी रहे। आपकी और उनकी दांत काटी बहुत अच्छी दोस्ती थी। कहा यह भी जाता रहा है कि आपने दोस्ती के खातिर मध्य प्रदेश के डीजीपी के पद को ठुकरा दिया था। देखिए, नंदन हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और बड़े ही ईमानदार और कुशल प्रशासक हैं। हम दोनों एक बैच के हैं,
लेकिन हम बल्कि मेरे डीआईजी भोपाल के बाद वो डीआईजी भोपाल यहाँ पे बने और हमारी दोस्ती भी बहुत गाढ़ी है। बल्कि ये मैं ये लिखा पढ़ी में थोड़ा कम और ख़ासकर अकाउंट के मामले मुझे उतना नहीं आता है, लेकिन नंदन दुबे बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं, तो हमारा सारा वो यूनिफॉर्म अलाउंस से लेकर इंक्रीमेंट वगैरह वही देखते थे और मुझे याद दिलाते रहते थे। लेकिन हुआ ये कि मैं जब 97 में चला गया तो बराबर मैं संपर्क में रहता था और उसके बाद जब आईबी में मैं चला गया तो आईबी में मेरा करियर बनता गया और मैंने सोचा शायद आईबी का जो शीर्ष पद है मुझे मिलेगा, और इसलिए मैं तो बल्कि खुश था एक तरह से कि नंदन दुबे को ये पद यहाँ पे मिला है। लेकिन आईबी के शीर्ष पद से मुझे नहीं दिया गया, मुझे सुपरसीड किया गया, बट वो ठीक है, ये तो करियर का ही है। लेकिन नंदन के बारे में ऐसे कोई मुझे प्रतिस्पर्धा नहीं थी, मैं बहुत खुश हुआ कि लेकिन सभी को उम्मीद थी, मध्य प्रदेश के जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर थे या आपके बैच के जितने भी आईएएस आईपीएस अफसर थे, सबको उम्मीद थी कि इंडिया का अगला जो आईबी का डायरेक्टर होगा वो आप होगा। कहाँ किस चीज़ में कमी रह गई सर? कमी तो किस चीज़ में रह गई वो शायद सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। शायद कुछ ज़्यादा ही बेबाक हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट बोलता हूँ, या कुछ भी कारण रहा होगा, अब उसके बारे में मैं अब ज़्यादा नहीं बोल। चलिए सर, आप डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश भी रहे और हमेशा खेलों को लेकर आपने हमेशा एक अलग सोच रखी, आपका एक विज़न रहा है खेलों को मध्य प्रदेश में और ख़ास तौर से भोपाल के खिलाड़ियों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको नेशनल लेवल पर लाया जाए। अभी जब आप आए, काफ़ी लंबे समय बाद भोपाल आए हैं, तो अब जो चीज़ें आपको पता चली हैं आपके सहपाठी दोस्तों से, मित्रों से, तो क्या माहौल लगता है अब मध्य प्रदेश में और ख़ासकर भोपाल में खेलों का? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ भोपाल को, क्योंकि जब मैं आया तो उन्होंने मुझे पकड़ा, वाकई पकड़ा, और जब मैं डीआईजी था तभी पकड़ा था। और उस समय मुझे मेरी रुचि देखते हुए उन्होंने पूरी समीक्षा कर मुझे भोपाल के बारे में हवाला दिया, और उसके बाद मैंने बहुत गहरी रुचि ली, चाहे वो क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, वॉलीबॉल में हो। और बाद में जब मैं स्पोर्ट्स डायरेक्टर मिला तो हमारा बजट बहुत कम था, हमारा बजट क्या 6 करोड़ 5-6 करोड़ का था उस समय, लेकिन जितना हम कर सकते थे तो हमने एक चीज़ ज़रूर कोशिश की कि जितने छोटे मोटे क्लब्स हैं उनमें स्पर्धा प्रतिस्पर्धा की भावना हो, छोटे छोटे जगह मैच हो, चाहे गलियों में हो चाहे कहीं भी हो, ताकि उससे टैलेंट निकल कर उभरे। हमने रात में टेनिस बॉल वगैरह का भी किया। अब वो इसलिए भी किया कि एक तो एक सौहार्द के लिए आप भोपाल में उसके पहले राइड्स हुए थे, और 94 में जब वो माहौल बना तो बहुत सारे इलाके से लोग खेलने लगे और बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बराबर खेलों का माहौल तभी बन सकता है जबकि हर जगह बच्चे खेलें, छोटे छोटे ग्राउंड्स ऑक्यूपाइड रहें। ये जो स्पोर्ट्स का माहौल ऊपर से नहीं बनता है, ऊपर से ठीक है, आप जैसे ओलंपियन बना रहे हैं तो 4-5 लोगों को एकेडमीज ट्रेन कर सकती हैं, लेकिन जो टैलेंट उभर कर आता है वो नीचे से आता है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा आज के भोपाल के बारे में कि हमारे मध्य प्रदेश के एथलीट्स बहुत कम हैं, बहुत कम है, और मैं आशा करता हूँ कि SAI और बाकी लोग जो हैं उभारेंगे ज़रूर। लेकिन मैं ये ज़रूर इस बात पर जोर दूंगा कि क्लब कल्चर जब तक यहाँ नहीं होगा तब तक असल टैलेंट नहीं उभरेगा। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि आप काफ़ी लंबे समय तक आपने पुलिसिंग किया, मध्य प्रदेश नहीं हिंदुस्तान के हर बड़े पद पर आप रहे हैं। पहले फिजिकली क्राइम होता था, अब मेंटली क्राइम होता है, यानी कि साइबर क्राइम और अलग। तो क्या किस तरह की पुलिस को, चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो चाहे इंडियन पुलिस हो, किस तरह की चुनौतियां हैं और किन चुनौतियों से किस तरह से पार पाना चाहिए? चुनौतियां देखिए काफ़ी बदल गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोविड के ज़माने में भी चूँकि काफ़ी चीज़ें डिजिटल हो गई, जो कि एक तरह से अच्छा है। आज हमारे यहाँ जो साइबर क्राइम्स हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स जो हो रहे हैं उसके बारे में मेरा एक थिंक टैंक है डीप स्ट्रैट, उस पे हम एक लेक्चर करा रहे हैं, और उसमें हम रतन वातल जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम के और पुराने फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनको हमने बुलाया है। तो दोस्तों, यह थे 1978 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर यशोवर्धन आजाद। दोस्तों, आपको यह चर्चा कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।